7, Chapter 10, Respiration in Organisms, Module 2. हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग के बारे में। हम यूजुअली अपनी नोज़ यानी नाक से सांस लेते हैं। नोज़ से ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर लेने की प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं और नोज़ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालने की प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहते हैं। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन and the giving out of air rich in carbon dioxide outside the body is called exhalation. एक बार एयर बॉडी के अंदर लेने और बाहर निकालने को एक ब्रेथ कहते हैं। A breath means one inhalation and one exhalation. ब्रीदिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस यानी कि हमेशा होती रहती है। हम ही नहीं, हर ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी जिंदगी भर ब्रीदिंग की प्रोसेस करता है, यानी ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेता है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालता है। 1 मिनट में हम जितनी ब्रेथ लेते हैं या कह सकते हैं जितनी बार सांस लेते हैं उसे ब्रीदिंग रेट कहते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट is called the breathing rate. On an average, एक healthy adult human रेस्ट के टाइम में 1 मिनट से 12 से 18 बार सांस लेता है। तो हम कह सकते हैं कि एक हेल्दी अडल्ट ह्यूमन की ब्रीदिंग रेट 12 to 18 टाइम्स पर मिनट है। जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं या साइकिलिंग करते हैं तो क्या हमारी ब्रीदिंग रेट में चेंज आता है? हाँ, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रन करते हैं या साइकिलिंग करते हैं या इवन तेज़ी से वॉक भी करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। इस टाइम पे हमारी ब्रीदिंग रेट 25 टाइम्स पर मिनट भी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? हमें पता है कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी। इस एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए हमें क्या करना होगा? ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए हम ज़्यादा फास्ट और डीप ब्रेथ्स लेते हैं। जब हम फास्ट और डीप ब्रेथ्स लेते हैं तो हम बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी सेल्स में जाकर फूड के ब्रेकडाउन की प्रोसेस को स्पीड अप करती है, यानी इंक्रीज करती है और इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जब हम सोते हैं तो हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, तो सोते समय हमारी बॉडी को मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। तो इस समय हमारी ब्रीदिंग रेट कैसी होगी? सोते समय हमारी ब्रीदिंग रेट मिनिमम होती है। अब आप समझ गए होंगे, जब हम एक्सरसाइज या रनिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और इसलिए हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। स्क्रीन पर कुछ एक्टिविटीज़ की पिक्चर्स हैं। अब आप बताइए कि इनमें से किस एक्टिविटी को करते समय आपकी ब्रीदिंग रेट सबसे ज़्यादा होगी और किस एक्टिविटी को करते समय सबसे कम होगी? बिल्कुल सही, साइकिलिंग के टाइम पर आपकी ब्रीदिंग रेट सबसे ज़्यादा होगी और टीवी देखते समय सबसे कम होगी। मेन पॉइंट्स फिर से देख लेते हैं। वी नॉर्मली ब्रीथ थ्रू आवर नोज। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड outside the body is called exhalation. Breathing is a continuous process that goes on all the time and throughout the life of an organism. A breath means one inhalation and one exhalation. The number of times a person breathes in a minute is called the breathing rate. A healthy adult human being at rest
breathes in and out 12 to 18 times a minute. During a heavy exercise, cycling or running, the breathing rate increases. How do we breathe? हम कैसे ब्रीदिंग करते हैं या हम कैसे सांस लेते हैं? हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं. ये ऑर्गन्स हमें ब्रीदिंग में यानी ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकालने में हेल्प करते हैं. ये कौन से ऑर्गन्स हैं? पहला ऑर्गन तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल सही, नोज. नोज, नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया या विंड पाइप, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, ये सभी ऑर्गन्स मिलकर ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं. इन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? इन ऑर्गन्स को हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं और ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं. सो द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, विंड पाइप, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई. चलिए पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में समझ लेते हैं. ये हमारी नोज है. ये जो दो होल्स हैं इन्हें हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं. नोज में नॉस्ट्रल्स के पीछे ये जो पैसेज है इसे नेजल कैविटी या नेजल पैसेज कहते हैं. क्या कहते हैं? नेजल पैसेज. नेजल पैसेज एक ट्यूब से कनेक्टेड रहती है. ये देखिए ये ट्यूब, इसे ट्रैकिया या विंड पाइप कहते हैं. हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं. लंग्स में एंटर होने से पहले ट्रैकिया या विंड पाइप 2 पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, 2 थिन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है. इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं? इन ट्यूब्स को ब्रोंकाई कहते हैं. ब्रोंकाई 2 ट्यूब्स के लिए यूज होता है. ब्रोंकाई का सिंगुलर वर्ड है ब्रोंकस, यानी एक ट्यूब को हम ब्रोंकस कहेंगे. तो ब्रोंकाई लंग्स में एंटर होकर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं. इन ट्यूब्स को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स. हर एक ब्रोंक्यूल के एंड पर ये छोटे छोटे एयर सैक्स हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं. तो नेजल कैविटी ट्रैकिया से कनेक्टेड होती है. ट्रैकिया या विंड पाइप लंग्स में एंटर करने से पहले 2 थिन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं. ये ब्रोंकाई फर्दर बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. हर एक ब्रोंक्यूल के एंड पर जो एयर सैक्स होते हैं उन्हें एल्वियोलाई कहते हैं. एल्वियोलाई एक प्लूरल टर्म है, यानी बहुत सारे एल्वियोलाई हैं. एक सैक को हम एल्वियोलस कहते हैं. हर एक लंग में बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं. इन एल्वियोलाई या टाइनी सैक्स की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिन या पतली होती है. इन एल्वियोलाई के चारों तरफ बहुत सारी थिन ब्लड कैपिलरीज होती हैं. ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज बहुत थिन ट्यूब्स होती हैं जिनमें पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है. एक बार मेन पॉइंट्स फिर से देखते हैं. द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया और विंड पाइप, lungs, bronchi, bronchioles and alveoli. The 2 holes in our nose are called nostrils. The passage behind the nostrils is called nasal cavity. The nasal cavity continues into trachea or windpipe. There are 2 lungs. Before entering the lungs, the trachea divides into 2 thin tubes called bronchi, singular bronchus. Inside the lungs,
each bronchus divides into smaller tubes called bronchioles. The tiny sacs at the end of each bronchiole are called alveoli, singular alveolus. The wall of alveoli is thin. The alveoli are surrounded by blood capillaries. हमने respiratory system के बारे में समझ लिया. हमने ये भी समझ लिया कि respiratory system में कौन-कौन से organs होते हैं. चलिए अब समझते हैं ब्रीदिंग कैसे होती है. हम सांस कैसे लेते हैं और कैसे बाहर निकालते हैं. नॉर्मली हम नोज या नॉस्ट्रल्स से एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं. नॉस्ट्रल्स से ये एयर नेजल पैसेज में जाती है. नेजल पैसेज या नेजल कैविटी की जो लाइनिंग होती है या जो मेम्ब्रेन होती है वो एक सब्सटेंस सिक्रीट करती है. इस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? इस सब्सटेंस को म्यूकस कहते हैं. नेजल कैविटी में हेयर भी प्रेजेंट होते हैं. जब एयर नेजल कैविटी से पास होती है तो वो वार्म हो जाती है. इसमें जो म्यूकस प्रेजेंट होता है वो एयर को मॉइस्ट कर देता है. हम जो एयर इनहेल करते हैं या जो एयर अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं उनमें डस्ट या दूसरे पार्टिकल्स भी होते हैं. ये डस्ट पार्टिकल्स म्यूकस और हेयर में ट्रैप हो जाते हैं. या यूं कहें कि म्यूकस और हेयर इन डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने नहीं देते. तो नेजल कैविटी में इनहेल्ड एयर क्लीन हो जाती है और मॉइस्ट और वार्म भी हो जाती है. ये प्रोसेस क्यों होती है? ये इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उन्हें कोई हार्म ना पहुंचे. आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि माउथ से सांस नहीं लेनी चाहिए, माउथ से एयर अंदर नहीं लेनी चाहिए. अब आपको समझ आ गया होगा ऐसा क्यों कहते हैं. जब हम माउथ से एयर अंदर लेते हैं तो एयर के साथ डस्ट और दूसरे पार्टिकल्स भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हो जाते हैं जो ऑर्गन्स को हार्म पहुंचाते हैं. इसलिए हमें कहा जाता है कि नोज से एयर अंदर लें जिससे कि डस्ट और दूसरे पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर ना कर पाएं. अब ये जो क्लीन, मॉइस्ट और वार्म एयर है ये कहाँ जाती है? ये जाती है ट्रैकिया या विंड पाइप में. ट्रैकिया से एयर ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल से होते हुए फाइनली एल्वियोलस में पहुंचती है. हमने पढ़ा था कि एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं यानी बहुत पतली होती हैं. इन थिन वॉल से एयर यानी ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में चली जाती हैं. आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि एल्वियोलाई के चारों तरफ बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं. तो ये एयर यानी ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है. ब्लड में एक सब्सटेंस होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं. क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन. तो ब्लड में जाकर ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाती है, जुड़ जाती है और क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है. ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ साथ बॉडी की जो सारी सेल्स होती हैं उनमें जाता है और इस तरह से हमारी बॉडी की हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलती है. और बॉडी की हर एक सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है? बताइए. हम डिस्कस कर चुके हैं. बॉडी की हर सेल को फूड का ब्रेकडाउन करने के लिए यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है. अब फूड के ब्रेकडाउन यानी सेलुलर या इंटरनल रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो ब्लड से लंग्स के एल्वियोलाई तक आती है. थिन वॉल से एल्वियोलाई में एंटर हो जाती है और जब हम एयर एक्सहेल करते हैं तो ब्रोंकियोल, ब्रोंकस, विंड पाइप, नेजल कैविटी से होते हुए नॉस्ट्रल से बाहर निकल जाती है.
तो शॉर्ट में एल्वियोलाई में क्या हुआ? एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हुआ। तो हमने समझ लिया कि ब्रीदिंग कैसे होती है। एक बार मेन पॉइंट्स फिर से देख लेते हैं। We take in air through nostrils. From nostrils, air goes into the nasal passage. In nasal cavity or nasal passage, air becomes clean, moist and warm. This clean, moist and warm air passes into the trachea and from trachea finally reaches to the alveoli through bronchi and bronchioles. The oxygen of the air diffuses out from the thin walls of the alveoli into the blood capillaries. Oxygen combines with hemoglobin in the blood to form oxyhemoglobin and is carried to all the cells of the body. Carbon dioxide produced by the breakdown of food during internal respiration enters blood. Blood carries carbon dioxide to the alveoli in the lungs. From the lungs, carbon dioxide is removed along with the air we breathe out. In this way, exchange of gases takes place in the alveolus.